हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लास्ट दो वीडियोस में आपने देखा हमने दोनों टाइप ऑफ एमसीक्यूज कवर करे थे। फर्स्ट वीडियो में एमसीक्यू 1, दूसरे में एमसीक्यू 2। आज की वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। बिफोर बिगनिंग आई होप आप लोगों ने हमारी लास्ट 2 वीडियोज देखी हैं। अगर नहीं देखी है तो प्लीज डू मेक श्योर टू वॉच देम एंड उससे आपको एक अच्छा रिवीजन मिलेगा, चैप्टर का, कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू वॉच द वन शॉट वीडियोस ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर अ क्विक रिवीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। छोटी वीडियो होने वाली है, सिर्फ 5 या 6 ही क्वेश्चंस हैं, वो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। तो जल्दी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे आपके, जैसे एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 मार्कर और 2 मार्कर जो होंगे आपके बोर्ड के पेपर में, उनमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना उन सारे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन, पहले 9 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के थे। 10th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इज हाइजेंस प्रिंसिपल वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स? पूछा है कि हाइजेंस प्रिंसिपल वैलिड होगा या नहीं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? 2 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट में हमने क्या देखा था कि जो भी प्राइमरी वेवफ्रंट है, प्राइमरी डिस्टर्बेंस है, प्राइमरी डिस्टर्बेंस से एक सेकेंडरी वेवलेट बनता है। दूसरा पॉइंट कहता था कि हर सेकेंडरी वेवलेट से एक सेकेंडरी वेवफ्रंट जनरेट होगा। ठीक है, तो साउंड वेव के अंदर देखो, साउंड वेव भी कैसे बनती है। साउंड वेव के अंदर भी कंप्रेशंस होते हैं और रेयरफैक्शंस होते हैं, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। करेक्ट, जब भी आपने बचपन में 8th क्लास में, 9th क्लास में साउंड पढ़ा होगा। करेक्ट, साउंड वेव्स के अंदर भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं और साउंड वेव में भी सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। करेक्ट, और साउंड वेव मूव प्रोपोगेट कैसे करती है? जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक स्पीकर रखा है, तो स्पीकर में से अगर आपको याद होगा बचपन में हम साउंड वेव्स ऐसे ड्रॉ करते थे कि आवाज ऐसे जाएगी। करेक्ट, आवाज ऐसे जा रही है, मतलब आपको इसका एक तरीके से वेव फ्रंट दिख रहा है। कैसा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रही है। करेक्ट, तो साउंड वेव के अंदर भी अब देखो सेम काम हो सकता है। अगर मैं ये स्फीयर्स पूरे करूं और अगर मैं किसी भी स्फीयर पे एक पॉइंट लूं, मान लो यहां ये मेरा स्पीकर था, यहां से डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, तो ये मेरे प्राइमरी वेवफ्रंट है, इसने इन पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, ये पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करेगा और सेकेंडरी वेवफ्रंट जनरेट कर देगा। करेक्ट, आगे इस तरीके से इसकी हेल्प से, वेवफ्रंट की हेल्प से आगे वेव का प्रोपोगेशन होता रहेगा। इसका मतलब क्योंकि साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स स्फेरिकल वेवफ्रंट बना रही हैं और हमने देखा कि स्फेरिकल, विद इन स्फेरिकल वेवफ्रंट हमारी सेकेंडरी वेवलेट और सेकेंडरी वेवफ्रंट फॉर्म होने वाली थ्योरी बिल्कुल एकदम सही बैठ रही है। इसका मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल विल आल्सो बी वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, हाइजेंस प्रिंसिपल विल बी वैलिड। रीजन मैंने आपको बता दिया। कभी भी आप कोई भी ऐसे रीजनिंग, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आंसर करो तो कभी भी खाली ये लिखकर मत चले आना कि हाँ वैलिड होगा। हमेशा रीजन के साथ लिखना है कि वैलिड होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर अ पॉइंट एट द फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जेंट लेंस। तो कन्वर्जेंट लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। एक पॉइंट ले लेते हैं फोकस पे। क्या बोल रहे हैं? अनदर कन्वर्जेंट लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। ठीक है, लिख दिया। What is the nature of wave fronts emerging from the final image? इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? अब फोकस से लाइट फोकस से लाइट जनरेट हुई, यहाँ से आएगी, ओरिजिनेट हुई लाइट। फोकस से जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हुई पहले कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इमर्ज हुआ बाहर। दूसरे कॉन्वेक्स लेंस पे जाकर इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट ने जब इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करेगी? ये फोकस पर कन्वर्ट कर देगा। सेकंड कन्वर्जेंट लेंस इसको फोकस पे अगर कन्वर्ट कर देगा तो अब यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज बन रही है। इस पॉइंट को आई से बोल देते हैं। फाइनल इमेज पे अगर आप देखोगे, फाइनल इमेज कैसा एक्ट करेगा? पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स से किस टाइप का वेवफ्रंट आता है? कैसा शेप कैसी होती है वेवफ्रंट की पॉइंट सोर्स से? इस तरीके से स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। तो आपसे ये पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ वेवफ्रंट? नेचर कैसी होगी? स्फेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट? सन एक बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है अर्थ से। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट सोर्स जहां से डिस्टर्बेंस है, जहां से वेव ओरिजिनेट हो रही है, अगर वो बहुत ज्यादा दूर होता है, बहुत डिस्टेंट होता है, तो वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? प्लेन। बेसिकली अगर आपको समझना है कि यूजुअली अगर आप देखोगे कि ऐसा बोलते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट ही जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, हर वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि मान लो यहाँ पे सन है,
ठीक है। तो सन से लाइट ऐसे ओरिजिनेट होगी, मतलब पहले ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, अगर इसको ऐसे पूरा करेंगे इस टाइप से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा अगर हम सन के बहुत पास खड़े। बट अर्थ और सन, मान लो अर्थ यहाँ पे है मान लो अर्थ यहाँ पे, अर्थ और सन के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है, करेक्ट। और अर्थ का जो साइज है वो भी इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है। तो होगा क्या, ग्रेजुअली जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, दूर जाओगे मतलब ऐसा समझना है कि सेंटर ये है हर स्फीयर का, ठीक है। और अब जब आप बहुत ज्यादा, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, रेडियस बढ़ते जा रहा है स्फीयर का जो आपको ड्रॉ करना है, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इसका मतलब आप एक बहुत ज्यादा लार्ज रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करना चाह रहे हो। बहुत लार्ज रेडियस का स्फीयर कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे आप देख रहे हो ये लाइन धीरे धीरे ऐसे फ्लैट होती जाएगी। तो धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट जैसा दिखने लगेगा। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी अगर बहुत डिस्टेंट सोर्स है तो डिस्टेंट सोर्स हमेशा कैसा वेव फ्रंट बनाएगी, प्लेन वेव फ्रंट। मतलब डेस्टिनेशन तक सोर्स से निकलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, बट डेस्टिनेशन तक क्या पहुंचेगा, प्लेन वेव फ्रंट। क्यों, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स मोर एविडेंट इन डेली एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ लाइट वेव। अब देखो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आना चाहिए था जब आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा कि अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट, कभी किसी भी रूम में, किसी खाली कमरे में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो आपकी साउंड जिस तरीके से आपको आवाज सुनाई देती है वो तरीका चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट जब आप रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट से टकराकर वो साउंड डिफ्रैक्ट हो रही है, करेक्ट। और डिफ्रैक्शन क्या होता था कि साउंड का मतलब वेव का पाथ बेंड हो जाएगा, वेव अब सीधी नहीं जाएगी, वेव का पाथ बेंड हो जाएगा जब भी वो किसी ऑब्स्टेकल को हिट करे, करेक्ट। बट साउंड वेव के केस में हमें ये इजीली ऑब्जर्वेबल होता है डेली लाइफ में, लाइट वेव के लिए नहीं होता। ऐसा क्यों, डिफ्रैक्शन होने के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी क्या, कि डिफ्रैक्शन हमेशा उन्हीं वेव का आपको दिखेगा, डिफ्रैक्शन किसी भी वेव का तभी होगा जब उस वेव की वेवलेंथ ऑब्स्टेकल के साइज से कंपेरेबल होगी, करेक्ट। तो अब साउंड वेव्स के केस में अगर देखोगे, साउंड वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, हम कितने फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज, करेक्ट। यही होती थी ऑडिबल साउंड रेंज, 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज, कुछ भी बोल सकते हो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब अगर आप साउंड वेव्स का वेवलेंथ निकालोगे तो कितना आएगा, 15 मीटर से 15 mm, करेक्ट। अब आप अगर देखोगे तो डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, आप टेबल पे बैठ के पढ़ाई, आपने टेबल पे कॉपी रखी हुई है, आप चेयर पे बैठे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या 15 मीटर से बड़ा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है कभी नहीं, 15 मीटर भी बहुत बड़ा हो गया इनफैक्ट। टेबल होती है, टेबल ज्यादा 4 फीट की होगी, 6 फीट की होगी, तो 15 mm के और 15 mm और 15 मीटर के बीच में होता है यूजुअली हमारे डेली लाइफ में किसी भी चीज का साइज, जो भी हम डेली लाइफ में अपने घर में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑब्स्टेकल का साइज इस वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो इसीलिए हमें साउंड वेव का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमें लाइट वेव की बात करूं, लाइट वेव की जो आपके लाइट वेव की जो वेवलेंथ है, या विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की बात करूं तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली आपकी 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोन के बीच की होती है। क्या आपने कभी भी कोई भी इतनी छोटा ऑब्स्टेकल देखा है डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ बहुत छोटी है और इतने छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स यूजुअली या स्लिट्स हम यूजुअली नहीं यूज करते हैं इन डेली लाइफ, इसीलिए हमें साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल रहता है एज कंपेयर टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स भी डिफ्रैक्ट हो सकती हैं बट तभी होंगी जब आप इस वेवलेंथ के कंपेरेबल एक साइज का ऑब्स्टेकल लेकर आओगे, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ह्यूमन आई हैज एन अप्रोक्सीमेट एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ, एंगुलर रेजोल्यूशन गिवन है आपको ह्यूमन आई का, ठीक है। क्या बोला है, टिपिकल फोटो प्रिंटर प्रिंट्स अ मिनिमम ऑफ 300 DPI। DPI की फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच, और 1 इंच का कन्वर्जन गिवन है सेंटीमीटर में। आपसे पूछा है एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस z शुड अ प्रिंटेड पेज बी हेल्ड सो दैट वन डज नॉट सी द इंडिविजुअल डॉट्स। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसे पेपर पे ये 2 डॉट लगाए, करेक्ट, बट ये 2 डॉट, या फिर मैं अगर आपको इसको और अच्छे से समझाऊं, मैंने ऐसे बहुत ज्यादा अल्ट्रा जूम कर दिया है इसको। अभी आपको मैंने ये 2 डॉट बनाए,
अभी ये दो डॉट्स के बीच में, स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों डॉट्स के बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई देगा, करेक्ट। अगर मैं इस पेपर को बहुत छोटा कर दूं तो जब ये इतना छोटा हो गया तो अब आपको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लगेगा कि इन दोनों डॉट्स के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, कुछ दोनों सेम ही है। इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। जितने ज्यादा हायर रेजोल्यूशन का जैसे कैमरा होता है तो उतनी ज्यादा क्लियर हमें फोटो दिखती है जितना आप जूम करोगे, अदरवाइज फोटो फटने लगती है, तो पिक्सल्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ कुछ रेजोल्यूशन होता है, डॉट्स पर मिनट डीपीआई में हम उसको मेजर करते हैं। हम ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि मैं इस पेपर को, जिस पेपर पे मैंने ये दो डॉट्स लाए, मैं इस पेपर को अपने आप से कितनी दूर पकड़ूं ताकि मुझे इन दोनों डॉट्स के बीच में कोई भी सेपरेशन दिखाई ना दे। मुझे वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब वो वाला हमें एंगुलर सेपरेशन पता है, ये जो फाई गिवन है, ठीक है। हम ये निकाल लेते हैं कि फोटो प्रिंटर ने कितने डीपीआई का वो प्रिंट करा है, डॉट्स पर इंच, कितने डॉट्स हैं, एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ये दोनों डॉट्स के बीच। मान लो एक डॉट ये था उस पेपर पे, एक डॉट ये था। पहले मुझे इन दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए कुछ और आगे करने से पहले। तो हम एवरेज डिस्टेंस अगर निकालें इन दोनों डॉट्स के बीच का, एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, पर इंच 300 डॉट्स हैं आपके पास, तो एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300। हर इंच में, 1 इंच में 300 डॉट्स हैं, यानी कि 1 इंच की जगह में 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर में 300 डॉट्स हैं, करेक्ट। मुझे पता लगाना है कि एक डॉट कितने डिस्टेंस पे होगा, एक डॉट कितने डिस्टेंस पे होगा 2.54 बाय 300, करेक्ट। एक डॉट का डिस्टेंस पता लग गया, मतलब दो कंसेक्यूटिव डॉट्स के बीच का मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 2.54 डिवाइडेड बाय 300 अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में रखा है तो जो डिस्टेंस आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, 0.85 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मुझे पता है एक फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की कैसे आया मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे को ह्यूमन आई का एंगुलर रेजोल्यूशन गिवन है, मतलब मुझे कुछ तो एंगल से रिलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस को, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि जो मेरी आर्क अपॉन रेडियस, अगर मैं बोलूं कि रेडियस मेरा z है, मिनिमम डिस्टेंस z बोला है, अगर मैं इस मिनिमम डिस्टेंस z पे रख दूं तो थीटा कितना होना चाहिए, आर्क लेंथ मुझे पता लग गया जो डिस्टेंस है दोनों डॉट्स के बीच में 0.85 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय रेडियस था z के बराबर, करेक्ट। बट मुझे एंगल ऑफ मतलब रेजोल्यूशन तो पता है, ये थीटा की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। अगर मैं थीटा यहाँ पे रख दूं 5.8 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0.85 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय z, ठीक है। यहां से अब इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करके आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, तो z की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 14.5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाने के लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। z की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितनी आ रही है 14.5 सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस 14.5 है, 14.5 के आगे आप जितना भी दूर रखोगे दिखना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 14.5 पे रखना है मिनिमम, बट फिजिकली अपनी आंखों से कुछ भी देखने के लिए आपको मिनिमम 25 पे रखना ही पड़ेगा। 25 से पहले आपको वैसे भी कुछ नहीं दिखना है, 25 सेंटीमीटर से अगर आप और पास रखोगे, 25 सेंटीमीटर से कम पे रखोगे अगर, आपको नेचुरली आपकी आई को ही कुछ नहीं दिख पाएगा, करेक्ट, क्योंकि वो लीस्ट डिस्टेंस है। बट ये तो लीस्ट डिस्टेंस से भी कम आ रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कितने भी डिस्टेंस पे रख लो, किसी भी ह्यूमन को, किसी भी ह्यूमन आई से अगर इन पर्टिकुलर वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी दो डॉट्स लगाओगे तो वो दोनों डॉट्स के बीच में कोई डिस्टेंस उसको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी नॉर्मल पर्सन ये दोनों डॉट्स नहीं देख पाएगा अलग अलग करके, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका पोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, पोलराइजेशन डिलीट हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसलिए skip कर रहे हैं। So this was all about our today's video. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. I hope आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा सारे ही कॉन्सेप्ट्स का। Make sure to watch the last 2 videos on MCQ questions. Also the one shot video from the point of view of examination. हम लोग बहुत जल्द next month से आपके लिए one shot videos as well as previous year board questions के ऊपर videos लेकर आने वाले हैं for all the chapters in physics, chemistry as well as maths.
मैथ्स के साथ साथ अप्लाइड मैथ्स भी. So stay tuned to the channel. Please like, share and subscribe to our channel. If you're liking the videos, then do share it with your friends as well. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.